हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द लिविंग वर्ल्ड। लेट्स सी द लिविंग वर्ल्ड। व्हाट इज लिविंग? हम किसको कहेंगे कि वो लिविंग है? हाँ, किन चीजों को हम कहेंगे कि वो लिविंग है? लाइक all organism which exhibits these function like growth, development, responsiveness, adaptation, reproduction and death। वो ऑर्गेनिजम्स जो ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जो ये सारे फंक्शंस जिनके अंदर होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स लिविंग कहलाते हैं। लाइक ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स ऐसा नहीं है कि ग्रोथ कोई भी चीज छोटी है और रखे रखे उस पर धूल मिट्टी बैठती गई और वो बड़ी हो गई, तो उसे ग्रोथ नहीं कहेंगे हम। ग्रोथ मीन्स इंटरनल ग्रोथ। जैसे कि कोई बेबी छोटा सा है और कुछ टाइम बाद वो इंटरनली उसके अंदर से ग्रोथ हुई और वो बड़ा हो गया, साइज बड़ा हो गया, उसका हाइट बड़ी हो गई, तो इस तरह के ग्रोथ को हम कहते हैं ग्रोथ। अब है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट मीन्स जो अंदर बॉडी की फंक्शंस हैं वो और भी अच्छे से डेवलप हो गए, मेच्योर हो गए और भी डेवलप तरीके से फंक्शन करने लगे, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। ओके, यानी कि मेच्योरिटी आने लगी धीरे धीरे, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। नाउ रिस्पॉन्सिवनेस। अब रिस्पॉन्स देना, जैसे कि हमारा हाथ अगर किसी गर्म बर्तन पर लाइक कढ़ाई या कुकर पे टच हो जाता है गलती से, तो हम तुरंत अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं, यानी कि रिस्पॉन्स देते हैं। कोई सुई चुभ जाती है कहीं से, तो फिर तुरंत हम अपने हाथ को पीछे करते हैं या किसी उस पार्ट को पीछे कर लेते हैं जहां पे भी सुई चुभी होती है। मीन्स हम वहां पे क्या कर रहे होते हैं? रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं। तो रिस्पॉन्सिवनेस एंड अडेप्टेशन मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो अडेप्ट कर जाए इन्वायरमेंट के साथ, इन्वायरमेंट जैसा भी है उसके अकॉर्डिंग उसमें अडेप्ट कर जाए, उसे भी हम कहते हैं लिविंग। ओके। और रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन मीन्स ऑर्गेनिजम्स अपने एक मेच्योरिटी की एज आने के बाद जब वो रिप्रोड्यूस की एज पर चले जाते हैं तो वो रिप्रोडक्शन की भी प्रोसेस को करें, दैट इज कॉल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म। और डेथ, फाइनली जो डेथ जिनकी हो जाती है वो ऑर्गेनिजम्स लिविंग कहलाते हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है। एक्सेप्शनल केस है ओनली अमीबा। अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जो डिवाइड होता है तो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, तो उसको आप छोड़ दीजिए, एक्सेप्शनल केस है। बट ऑलमोस्ट बाकी सभी ऑर्गेनिजम्स की डेथ होती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो शो करते हैं ना, वही लिविंग कहलाते हैं। अब आपको लिविंग की डेफिनेशन एग्जाम में बतानी है कि व्हाट इज लिविंग, तो आप कहेंगे ऑल ऑर्गेनिजम्स विच एग्जिबिट दिस फंक्शन लाइक ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशन, रिप्रोडक्शन एंड डेथ, दैट इज कॉल्ड लिविंग। क्लियर? ओके। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? अगर लिविंग बीइंग के कोई कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ले तो क्या बताएंगे? वो ऑर्गेनिजम्स दे डू हैव अ सेलुलर स्ट्रक्चर। मीन्स एक लाइन में आप याद रख सकते हैं कि वो कोई भी जो सेल से बना हो वो लिविंग होता है। अब वो सेल से बना होगा तो ऑब्वियसली उसमें सेलुलर स्ट्रक्चर होगा, सेल्स के स्ट्रक्चर होंगे, तो दे डू हैव सेलुलर स्ट्रक्चर। ये उसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग बीइंग का। नाउ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि लिविंग वही कहलाएगा जो प्रॉपर्टीज जो लिविंग की होती है उन सबको परफॉर्म कर रहा होगा। लाइक कौन कौन सी प्रॉपर्टी? ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, अडेप्टेशन, रिप्रोडक्शन एंड डेथ। तो ये सारी प्रॉपर्टीज को जो परफॉर्म कर रहा होगा वही लिविंग कहलाएगा। क्लियर? तो ये भी इसका क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ all living organisms are made up of one or more cell। हर ऑर्गेनिज्म चाहे वो कोई भी हो, या एक सेल से बना हो या दो सेल से या और ज्यादा सेल से बना हो, बट हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना होता है। इसीलिए हम ये बात कह सकते हैं कि जो कोई सेल से बना है वो लिविंग है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज आप, तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिविंग बीइंग के लिख सकते हैं। क्लियर? फाउंडर ऑफ सेल, हमारे फाउंडर ऑफ सेल कौन है? रॉबर्ट हुक। ओके बच्चों, फाउंडर ऑफ सेल है रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने सेल को फाउंड किया था
तो उसमें मेटाबॉलिज्म क्या है भाई? सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म में ही सारी केमिकल एक्टिविटीज हो रही होती है सेल के अंदर, यानी कि प्रोटीन, फैट, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, इन सब का बनना और इन सब का ब्रेकडाउन होना, ये सारी एक्टिविटीज किसमें होती है? मेटाबॉलिज्म में होती है। किसमें होती है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? एक तरह का केमिकल एक्टिविटीज है ये। एनी वर्क डन मीन्स सेल के अंदर अगर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है तो वो मेटाबॉलिज्म के द्वारा ही परफॉर्म हो रही है। यानी मैंने कहा ना कि मेटाबॉलिज्म में ही सारी केमिकल एक्टिविटीज होती है, मीन्स ये प्रोटीन, फैट, लिपिड, विटामिन, स्टार्च, इन सब का बनना, इन सब का ब्रेकडाउन होना, ये सारी चीजें, ये सारी प्रोसेस किसमें होती है? किसके द्वारा होती है? मेटाबॉलिज्म में होती है, सेल में। ओके, तो एनी वर्क डन इनसाइड ऑफ सेल बाय मेटाबॉलिज्म। और जो मेटाबॉलिज्म में मैंने क्या कहा आपसे कि उसमें बनता भी है और उसका ब्रेकडाउन भी होता है। तो मेटाबॉलिज्म में 2 टाइप्स हैं। मेटाबॉलिज्म के कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स। वन इज एनाबॉलिज्म एंड सेकंड इज कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म ये दोनों क्या है? मेटाबॉलिज्म के टाइप हैं। तो क्वेश्चन अगर इस तरह से आ जाए कि डिफाइन द टर्म ऑफ मेटाबॉलिज्म, तो आप क्या लिखेंगे? एनी वर्क डन इनसाइड द सेल that is by the metabolism। एंड टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, कितने टाइप के मेटाबॉलिज्म होते हैं? तो एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ओके, नाउ एनाबॉलिज्म होता क्या है? एनाबॉलिज्म की हमने बात की है तो हमें पता होना चाहिए कि एनाबॉलिज्म होता क्या है। एनाबॉलिज्म बिल्डिंग अप रिएक्शंस है, मतलब आप ऐसे याद रख सकते हैं कि किसी चीज का बनना, किसी चीज का सेव होते रहना, दैट इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। फॉर एग्जांपल, आपके घर अगर आपके रिश्तेदार घूमने आते हैं और आपके घर से घूम के वो जब जाने लगते हैं तो जाते समय आपको पैसे देते हैं, उन पैसों को आप सेव करते रहते हैं, सेव करते रहते हैं। पेरेंट्स को तो नहीं देते ना, सेव करते हैं। तो आप सेव करते रहते हैं और उसको कलेक्ट करते रहने की ही प्रोसेस को कहा जाता है एनाबॉलिज्म। ओके, अब यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने ये तो डेली लाइफ एग्जाम्पल लिया, लेकिन आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च फ्रॉम ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है कि ग्लूकोज से स्टार्च का फॉर्मेशन कंटिन्यू होता रहता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ग्लूकोज बन रहा है और उसी से स्टार्च का फॉर्मेशन लीव में, मतलब लीव अपना फूड स्टोर करती रहती है, सेव करती रहती है। ऐसा होता है ना कि वो अपने फूड को कंटिन्यू स्टोर करती रहती है, ग्लूकोज से स्टार्च में कन्वर्ट करती रहती है। तो ये एग्जांपल आप एनाबॉलिज्म में डाल सकते हैं। नाउ कैटाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म में भी हम वो डेली वाला एग्जांपल ले लेंगे अभी, ब्रेक डाउन ऑफ रिएक्शन। अब क्या हो रहा है इसमें? वही जो सेव हुआ था उसका ब्रेक डाउन हो जा रहा है। अब रिश्तेदारों ने जो पैसे दिए आपने उसे सेव करके रख लिया, लेकिन जैसे ही आपके घर में किसी का बर्थडे आया, लाइक आपके मम्मी पापा का बर्थडे आया, अब आपको उन्हें सरप्राइज गिफ्ट करना है, तो आप उनसे ही पैसे लेकर तो उनके लिए सरप्राइज लाएंगे नहीं। आप क्या करेंगे? जो आपके पास सेविंग है, जो आपने सेव करके रखा था, आप उन्हीं से जाकर उनके लिए गिफ्ट ले लेंगे। मीन्स उनका क्या कर देंगे? आप उन्हें खर्च कर देंगे, उनका ब्रेक डाउन कर देंगे, करेंगे ना ब्रेक डाउन। तो दैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म, जिसमें हम सेव की हुई एनर्जी, सेव किए हुए किसी भी चीज का ब्रेक डाउन करते हैं वो कैटाबॉलिज्म कहलाता है, और जिसमें हम सेव करते हैं वो एनाबॉलिज्म कहलाता है। अब कैटाबॉलिज्म में आप एग्जांपल देंगे रेस्पिरेशन। क्या देंगे एग्जाम में? रेस्पिरेशन। लाइक जब प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है तो उस दौरान वो O2 भी उसके अंदर सेव रहता है, CO2 भी उसे चाहिए होता है। तो होता क्या है कि प्लांट रेस्पिरेशन की प्रोसेस के दौरान जो O2 उसके अंदर सेव है उसका ब्रेक डाउन करता रहता है, उसे खर्च करता रहता है, उसको छोड़ता रहता है। वो ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता रहता है। तो इस प्रोसेस के दौरान वो अपने अंदर जो सेव ऑक्सीजन है उसको एनवायरनमेंट में छोड़ रहा है, मीन्स उस ऑक्सीजन को छोड़ रहा है जिसको उसने सेव करके रखा था। अब उसे वो खर्च कर रहा है, छोड़ रहा है, उसका ब्रेक डाउन कर रहा है। O2 का क्या कर रहा है? ब्रेक डाउन कर रहा है CO2 को लेने के लिए। तो ये एग्जांपल आप रेस्पिरेशन का एग्जांपल कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस में दे सकते हैं। क्लियर? सो आई होप यू क्लियर
what is anabolism and catabolism and what is the difference between them. Okay, now टैक्सोनॉमी होती क्या है? अब देखिए 11th क्लास में 2020 to 21 के लिए वैसे तो टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक टॉपिक हटा दिए गए हैं, लेकिन टैक्सोनॉमी अगर हमें नहीं पता होगा तो हम टैक्सोनॉमी हायरार्की कैसे समझेंगे? मतलब टैक्सोनॉमी का टर्म हटा दिया बट टैक्सोनॉमी हायरार्की नहीं हटाया। बट अगर आपको टैक्सोनॉमी ही पता होगा तो आप टैक्सोनॉमी हायरार्की को कैसे समझेंगे? इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि टैक्सोनॉमी होता क्या है। तो टैक्सोनॉमी मीन्स, मान लीजिए आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं और उन बुक्स में से आपको कोई एक बुक पढ़नी है, तो आप हर बुक को उठाएंगे और उस बुक को देखेंगे कि ये बुक मेरे को पढ़नी है या नहीं पढ़नी, उसके हर पेज को देखेंगे, उसको समझेंगे कि क्या ये वही बुक है जो मुझे पढ़नी है, ठीक है ना? ढूंढ रहे हैं आप, तो ढूंढ ऐसे ही आपके पास बहुत सारी बुक है, वन बाय वन आप सबको उठाएंगे, सबको पढ़ेंगे, तो बुक तो फिर भी कुछ लिमिटेड होगी। पर हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इतने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं कि अगर किसी साइंटिस्ट को हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर रिसर्च करनी हो तो पता नहीं कितना लंबा टाइम लग जाएगा। तो एक तरीका उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं हर एक चीज को सिस्टमैटिक तरीके से लगा लूं, एक सीक्वेंस में लगा लूं, ताकि मुझे जिस तरह के ऑर्गेनिजम्स की जब रिसर्च करनी है, जिस लिविंग बिल्डिंग की रिसर्च करनी है, उसको लिया और उसके रिसर्च की। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? हर ऑर्गेनिज्म को सिस्टमैटिक लगाना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह आपको भी जो बुक पढ़नी है उसे ही सिर्फ फटाफट उठा लेने के लिए आप सारी बुक्स को सिस्टमैटिक तरीके से लगाएंगे, एक सीक्वेंस में लगाएंगे, फिर आपको जो पढ़नी होगी आपने वो उठाई और पढ़ ली, इजी हो गया। ऐसे ही साइंटिस्ट के लिए ऑर्गेनिजम्स को सिस्टमैटिक तरीके से लगा देना उसके लिए इजी हो जाता है। तो उस काम को, उस प्रोसेस को ही कहते हैं टैक्सोनॉमी, जो सिस्टमैटिक तरीके से लगाई जाती है। जैसे कि टैक्सोनॉमी में हम करते क्या क्या है? फर्स्ट, आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हमें जो बुक पढ़नी है उसको पहचान करेंगे। तो हम उसी बुक की पहचान यहाँ पर ना करके सबको सीक्वेंस में लगा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि सारी बुक को पहचानते जाएंगे, कौन सी इंग्लिश की है, कौन सी मैथ्स की है, कौन सी साइंस की है। लाइक इसी तरह ऑर्गेनिजम्स को भी आइडेंटिफाई किया गया कि ये कौन सा ऑर्गेनिजम्स है, इसकी पहचान की गई, ठीक है, पहचान कर ली गई। ये हमारा पहला स्टेप होगा कि हम ऑर्गेनिजम्स को पहचानेंगे। सेकेंड स्टेप, नॉमेनक्लेचर, यानी कि पहचान हो गई, अब उसका क्या करेंगे? नामकरण करेंगे। अब उसको नाम देंगे कि ये ऑर्गेनिजम्स को क्या नाम दिया जा सकता है। बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन देम, जो उन ऑर्गेनिजम्स के बीच रिलेशंस होंगी, यानी कि जो रिजेम्बलेंस होंगी, एक जैसे ऑर्गेनिजम्स को एक जैसा ग्रुप का नाम दिया जाएगा ताकि उनको एक साथ रखा जा सके। तो पहला काम आइडेंटिफाई, हमने पहचान की। दूसरा काम नॉमेनक्लेचर, हमने उनका नाम रखा। एंड तीसरा स्टेप हम लेंगे, उन्हें क्लासिफाई कर देंगे। अब जो ऑर्गेनिजम्स एक जैसे होंगे, जो एक दूसरे से रिजेंबल करते होंगे, उनको हम एक क्लास में डाल देंगे। ऐसे ही दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, मतलब अब उन्हें क्या कर दे रहे हैं? हम क्लासिफाई कर दे रहे हैं। आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो देखते हैं ना, बुक्स सारी क्लासिफाइड होती हैं, आपको ढूंढना नहीं पड़ता, सेक्शन बने रहते हैं, आपने जिस बुक को पढ़ना है उसको लिया और पढ़ लिया। लाइक उसी तरह हमने ऑर्गेनिजम्स को भी क्लासिफाई कर दिया। तो टैक्सोनॉमी में 3 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आइडेंटिफाई करना, फिर उनका नामकरण करना, फिर उनको क्लासिफाई करना। तो इनको आपको याद रखना है। ओके, नाउ हाउ मेनी टाइप ऑफ टैक्सॉन्स। अब देखिए, आपने पहचान कर ली और उनको नाम दे दिया, फिर उन्हें क्लासिफाई कर दिया। अब उनको आप एक पोजीशन तो देंगे। क्लासिफाई है, हर क्लास में तो रख रहे हैं, क्लास में कहाँ रखेंगे, किस सीक्वेंस में, कौन से ऑर्गेनिजम्स को नंबर 1 पे रखेंगे, किसको 2 पे रखेंगे, किसको 3 पे रखेंगे। मीन्स अब आप उनको क्या दे रहे हैं? पोजीशनिंग देंगे। पोजीशनिंग मीन्स आप उनको कोई रैंक दे रहे हैं। जैसे ऑफिस में हर एक एम्प्लॉय की कोई ना कोई रैंक होती है, कोई डेजिग्नेशन होती है, तो इसी तरह से आप ऑर्गेनिजम्स को भी उनकी अपनी अपनी रैंक देंगे। तो उस रैंक को देने को ही साइंस की टर्म में कहते हैं टैक्सॉन्स। क्या कहते हैं? टैक्सॉन्स। टैक्सॉन्स मीन्स उन्हें रैंक देना। तो टैक्सॉन्स टाइप कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ टैक्सॉन्स आर 7। जैसे कि 7 तरीके की पोस्ट हैं एक ऑफिस में। आप उन 7 पोस्ट में किन किन ऑर्गेनिजम्स को किस किस पोस्ट में रैंक देंगे, ये आपके ऊपर है।
तो यहाँ पे हम ऑर्गेनिजम्स को जब क्लासिफाई कर रहे हैं तो क्लासिफाई करने के बाद हम उनको एक पोजीशन दे रहे हैं, उन्हें रैंक दे रहे हैं, उस रैंक को ही कहते हैं टेक्सॉन्स, और टेक्सॉन्स टोटल नंबर ऑफ टेक्सॉन्स 7 होते हैं। क्लियर? नाउ टेक्सोनॉमी हायरार्की। अब ये पार्ट पढ़ने के लिए ही हमने टेक्सोनॉमी के टर्म को इतना समझा, क्योंकि हमें टेक्सोनॉमी ही नहीं पता होगी तो हम नहीं बता सकते ना कि टेक्सोनॉमी हायरार्की क्यों बनी, वो क्या होती है, उसकी क्या जरूरत पड़ गई। अब ये पता होना चाहिए। तो टेक्सोनॉमी हायरार्की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप ध्यान से समझिए। टेक्सोनॉमी हायरार्की मीन्स ये एक ग्रुप होता है, लाइक ऐसा ग्रुप है ये, जिसमें हमने बताया था कि टेक्सॉन्स होते हैं जो 7, उनको हम क्लासिफाई करने के बाद रैंक देते हैं। तो ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, देखिए इसका सीक्वेंस ऊपर से नीचे नहीं आ रहा, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। तो इसमें सबसे पहला जो रैंक है वो स्पीशीज का है, फिर है जीनस, अब मैं रैंक टर्म ना यूज करके रैंक को ही साइंस में कौन सी टर्म कहा जाता है, टेक्सॉन्स। तो पहला टेक्सॉन्स है स्पीशीज, दूसरा है जीनस, तीसरा फैमिली, फोर्थ इज ऑर्डर एंड फिफ्थ इज क्लास, सिक्स्थ इज फाइलम एंड सेवेंथ लास्ट टेक्सॉन्स इज किंगडम। क्लियर? तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हमने लिया, उसको पहले स्पीशीज में रखा कि वो किस स्पीशीज का है, इस तरीके से उसे रैंक दी, फिर वो कौन से जीन्स का है, उसका जीनस क्या है, फिर उसकी फैमिली क्या है, ओके, फिर उसका ऑर्डर क्या है, नाउ क्लास, फाइलम, किंगडम। तो इस सीक्वेंस को याद रखने के लिए ना आप एक ट्रिक है, उससे इजीली इस सीक्वेंस को हमेशा के लिए मेमोराइज रख सकते हैं। लाइक सबके घर की फैमिली में 1 क्लास परफेक्ट किंग है, होता ही है, हर एक के घर की फैमिली में कोई ना कोई तो किंग होता है ना। तो आप ऐसे इसे याद रख सकते हैं कि सबके घर की फैमिली में 1 क्लास परफेक्ट किंग है। अब सबके स्पीशीज हो गया, ऐसे स्टार्ट है, घर जीनस हो गया, कि एक हेल्पिंग वर्ड है, इसे इग्नोर करिए, फैमिली फैमिली है, में हेल्पिंग वर्ड, 1 मीन्स ऑर्डर, क्लास 1 क्लास, परफेक्ट फाइलम, किंग है किंगडम। याद हो जाएगा ना ऐसे। तो इस ट्रिक को आप याद रखिए कि सबके घर की फैमिली में 1 क्लास परफेक्ट किंग है। यहाँ पे आप सबके घर फैमिली 1 क्लास परफेक्ट किंग याद रखेंगे। कि में है, दैट इज द हेल्पिंग वर्ब, तो इन्हें आप इग्नोर कर सकते हैं। ओके, नाउ इज सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक को हम पढ़ लेते हैं, ये वैसे तो इस साल नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सिस्टमैटिक मीन्स होता क्या है। ठीक है, सिस्टमैटिक मीन्स सिस्टमैटिक तरीके से लगाया कार्लोस लीनियस ने। चीजों को सिस्टमैटिक तरीके से किसने लगाया, कार्लोस लीनियस ने। वो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है। कौन है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? अब यहाँ पे हम सिस्टमैटिक टर्म को तो भी पढ़ रहे हैं, जबकि ये फाइनल एग्जाम में 11th में नहीं आएगा, बट पता होना चाहिए कि टैक्सोनॉमी के मॉडर्न फादर कौन है। टैक्सोनॉमी के ये क्वेश्चन बन सकता है कि टैक्सोनॉमी के मॉडर्न फादर कौन है, तो कार्लोस लीनियस इज द मॉडर्न टैक्सोनॉमी के फादर है। ठीक है, अब सिस्टमैटिक तरीके से उनको लगा कि ये चीजों को लगा देना चाहिए। अब सबसे पहले उन्होंने सिस्टमा नेचरे एक टर्म ली, जिसमें उन्होंने कुछ काम किए, मतलब एक प्रोसेस की, जिसका नाम है सिस्टेमा नेचरे। उसमें उन्होंने टैक्सोनॉमी किया पहले, फिर उसका इवोल्यूशन किया। अब टैक्सोनॉमी में क्या क्या किया था हमने, आइडेंटिफाई किया था, नॉमेनक्लेचर किया था, फिर क्लासिफाई किया था। तो वो सारे तीनों स्टेप्स किए। फिर इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन है क्या, इवोल्यूशन मीन्स हमारे एंसेस्ट्रल्स यानी कि हमारे पूर्वज। लाइक इवोल्यूशन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मंकी है, ह्यूमन है एंड फिश है, ये तीनों है। इन तीनों में हमने देखा कि कौन किससे ज्यादा रिजेंबल कर रहा है। लाइक जो मंकी है, क्या वर्टिबल कॉलम मंकी के अंदर होते हैं? क्या मंकी में वर्टिबल कॉलम होते हैं? यस। मैन में होते हैं, फिश में नहीं होते। सॉरी, फिश में भी वर्टिबल कॉलम होते हैं। यस, फिश में भी वर्टिबल कॉलम होते हैं। तो हमने कहा अरे ये तो तीनों में मिल गया, मीन्स क्या तीनों हमारे एंसेस्ट्रल हैं, तीनों हमसे बहुत ही नियरेस्ट हैं। तो सबसे ज्यादा जिसमें से
करेक्टरिस्टिक्स मैच करेंगे वो सबसे ज्यादा नियरेस्ट होगा। लाइक मंकी में वर्टिबल कॉलम है, ह्यूमन में है, फिश में है, अभी एक एक करेक्टर तीनों के मिल गए। फिर हेयर ऑन स्किन, मंकी की स्किन के ऊपर हेयर है, यस। मैन की फिश हेयर है स्किन के ऊपर, मैन में होते हैं, यस, ह्यूमन में। और फिश, फिश के स्किन पे क्या आपने हेयर देखा है? नहीं, स्केल्स होती हैं। क्या होती हैं? स्केल्स। तो ये वाला करेक्टर फिश का मैच नहीं किया। अब मेमोरी ग्लैंड, मंकीज में मेमोरी ग्लैंड होती है, ह्यूमंस में मेमोरी ग्लैंड होती है, बट फिश में मेमोरी ग्लैंड नहीं होती। तो आपने देखा कि हेयर ऑन स्किन एंड मेमोरी ग्लैंड फिश में नहीं है, जबकि मंकी से ह्यूमन की करेक्टर बहुत ज्यादा रिजेंबल है, ऑलमोस्ट नियरेस्ट है। तो आपने कहा कि जो मंकी है ना वो हो सकता है कि हमारा एंसेस्टर हो। तो इस तरह से इवोल्यूशन किया गया कि जो ज्यादा रिजेंबल है, जो ज्यादा नियरेस्ट ऑर्गेनिजम्स है, उनको इवोल्यूशन करके रख दिया गया। तो आपको जस्ट और इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि इवोल्यूशन होता क्या है। वैसे एग्जाम में आएगा कहाँ तक? टैक्सोनॉमी हायरार्की तक आएगा। पर सेकंड चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर को समझने के लिए भी आपको ये सिस्टमैटिक एंड इवोल्यूशन की नॉलेज होनी चाहिए। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ऑसम डे।